बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं विच इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन मोर स्पेसिफिकली जो कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम डिस्कस कर रहे होंगे विच इज़ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बिफोर दैट वी हैव डिस्कस रिगार्डिंग द डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस और हमने देखा था कि आपके पास जो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन को, बायनॉमियल को और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को। सो लेट्स स्टार्ट विद कि हमारे पास जो है वो अगेन के डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या होता है। सो इसको हमने अर्लियर भी इनकी डेफिनेशन को डिस्कस किया था, हम क्विकली दोबारा से इनको रिव्यू भी कर लेते हैं। सो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कौन से वेरिएबल्स होते हैं? अगर आपका वेरिएबल काउंटेबल फॉर्म में हो। काउंटेबल फॉर्म से क्या मुराद है कि लाइक जैसे हम कहते हैं कि एक्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इन अ कॉइन नंबर ऑफ हेड्स को। ओके, सो दैट इज अ काउंटेबल फॉर्म। सिमिलरली अगर हम बात कर लें एक्स जो रिप्रेजेंट करें नंबर ऑफ डिफेक्ट्स पर प्रोडक्ट को, कि ईच प्रोडक्ट के अंदर कितने डिफेक्ट्स आ रहे हैं, सो दैट इज आल्सो काउंटेबल फॉर्म के अंदर आपके पास आ गया, राइट। सो सिमिलरली वी कैन से दैट एक्स जो रिप्रेजेंट करें नंबर ऑफ फोन कॉल्स इन अ ऑफिस। सो हमारे पास जो है ये भी एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की शक्ल में हमारे पास आ रहा है। अब अगर हमने इस रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम बनाते थे तो उसको हम क्या कहते थे? दे आर कॉल्ड एज डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम हेड की बनाते हैं तो एक्स के अंदर अगर एक कॉइन के अंदर जो हेड की वैल्यूज को इंडिकेट करा होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 0 जो है वो रिप्रेजेंट करा होगा टेल को एंड 1 रिप्रेजेंट करा होगा हेड को। सो दैट मीन नो हेड, दैट मीन वन टाइम हेड आ गया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे कि आपके पास टेल आने के चांसेस क्या और हेड आने के चांसेस क्या? 1/2 1/2। और अगर हम इसको सम करें तो दैट इज इक्वल टू 1। सो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 1 हमारे पास होता था। सो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि जब हम डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम कहते थे कि ईच इवेंट मीन ईच प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई जो है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू होनी चाहिए। दैट मीन आपकी प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ओके, सेकेंडली द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 1 मीन अगर हम तमाम इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज को जमा करें तो उनका आंसर हमेशा 1 के बराबर होना चाहिए। So this is how we are representing the discrete random variable और then फिर हम discrete random variables की probability distribution create करते थे and the resulting distribution is called as a discrete probability distribution. Similarly अब हम बात कर रहे हैं continuous random variable और then continuous probability distribution की। So continuous से क्या मुराद है कि x जो है वो अब आपका continuous way में होगा। Like अगर हम बात करें साइकिल टाइम की, अगर हम बात कर रहे हैं फॉर एग्जांपल कि हमने साइकिल टाइम की डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वो आइडेंटिफाई किया है या हमने किया है जी डायमीटर ऑफ अ प्रोडक्ट को। ओके, डायमीटर ऑफ अ प्रोडक्ट। सिमिलरली एक्स जो है रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट को। ओके, सो दिस इज आल्सो कॉन्टिन्यूस। बट ये जो वेरिएबल है वो कॉन्टिन्यूस, इसका जो फंक्शन होगा वो एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर होगा। सो अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि उस पर्टिकुलर रेंज के अंदर, सो दैट मीन आपका जो एफ ऑफ एक्स है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। मीन आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो उस पर्टिकुलर इवेंट की वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी, मीन पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं होगी, इन अ स्पेसिफिक रेंज। सो ये चीज याद रखिएगा कि जिस रेंज के अंदर आपने कहा कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है उसी रेंज के अंदर हम उसकी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर रहे होंगे। सो अगर हम कहें रेंज से मुराद मैं ये ले रहा हूँ कि बेसिकली उस रेंज के दरमियान वो फंक्शन कॉन्टिन्यूसली बिहेव कर रहा है। ओके, सो वो डिस्क्रीटली बिहेव नहीं कर रहा बट कॉन्टिन्यूसली बिहेव कर रहा है या डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं आ रही। सो कॉन्टिन्यूस से मुराद यही है कि जैसे अगर हम बात करें ए टू बी के दरमियान, सो ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस डिक्रीजिंग की तरफ जा रहा है, राइट नो। सो कॉन्टिन्यूसली उसका एक बिहेव आ रहा है, वो कुड बी लाइक दिस पे हो सकता है। ओके, एक बिहेवियर हमें शो हो रहा है बिटवीन 2 पॉइंट्स। सो एक रेंज के अंदर जो फंक्शन जो है वो जो बिहेव कर रहा हो कॉन्टिन्यूसली, दैट इज कॉल्ड एज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अगर आपके पास फंक्शन फॉर एग्जांपल ये है कि यहाँ से ये आ गया फिर ये स्किप कर गया फिर यहाँ पे आ गया, अब ये इन बिटवीन जो है ये डिसकंटिन्यूटी हो गई। सो हम इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूस नहीं कह सकते, ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। सो रिमेंबर दैट जब हम कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे होंगे तो हम कह रहे होंगे कि उस पर्टिकुलर रेंज के अंदर फंक्शन जो है वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है। सो यहाँ पे बेसिकली जिस तरीके से हम डिस्क्रीट के अंदर लिखते थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू
ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा अगेंस्ट एवरी पर्टिकुलर इवेंट। इसी तरीके से यहाँ पे कॉन्टिन्यूस में भी यही है कि आपकी प्रोबेबिलिटी का आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता, दैट मस्ट बी पॉजिटिव। सेकेंडली डिस्क्रीट के अंदर जो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू 1 हम लिखते थे, दैट इज दिस वे, और कॉन्टिन्यूस में हम क्या कर देंगे, उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे विद इन द स्पेसिफिक रेंज। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मेरे पास जो रेंज है a to b है, तो मैं क्या करूंगा, उस फंक्शन को a to b के दरमियान वो फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूसली बिहेव करे इनटू dx करूंगा, so that is equal to 1, that is mean sum of probability is equal to 1. So this is how we are writing down the sum of probability is equal to 1 in a continuous function. सेकेंडली यहाँ पे वो जो थर्ड प्रॉपर्टी कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बात कर रहा है, वो ये कह रहे हैं कि अगर आपका x रेंज के अंदर नहीं है, लाइक जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं इस फंक्शन की बात करूं कि अगर आपका x की जो वैल्यू है वो इस रेंज से बाहर है और आपको कहा जाए कि x इज लेस देन a की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो वो क्या होगी, 0। इसी तरीके x इज ग्रेटर देन b की वैल्यू आंसर क्या होगा, 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि हमें उसकी रेंज से बाहर पता नहीं है कि फंक्शन किस तरीके से बिहेव कर रहा है। सो दैट्स व्हेयर वी विल राइट डाउन कि उसका आंसर 0 है। ओके, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज जो प्रॉपर्टी है स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, कि आपका प्रोबेबिलिटी अगर आपको कहा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x नॉट निकालो, इसका क्या मतलब है कि अगर आपको किसी इक्वालिटी के अकॉर्डिंगली प्रोबेबिलिटी निकालने को कह दी जाए, लाइक इन अ कॉन्टिन्यूस, जैसे आपको पता है कि कॉन्टिन्यूस में फंक्शन कॉन्टिन्यूसली बिहेव कर रहा होता है। सो अगर मैं आपको कह दूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5 निकालो, सो कॉन्टिन्यूस में ये पॉसिबल ही नहीं है। सो इक्वालिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी इन अ कॉन्टिन्यूस इज ऑलवेज इक्वल टू 0 हम निकाल रहे होंगे। सो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि आप 5 से लेके 5 तक ही फंक्शन को इंटीग्रेट करो। ओके, सो ये हमेशा 0 होगी। सो इक्वालिटी के अकॉर्डिंगली ना कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल में आपका आंसर जो है वो हमेशा 0 के बराबर होगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि इक्वालिटी जो है वो कॉन्टिन्यूस के अंदर इंपॉर्टेंस रोल प्ले नहीं कर रही होती, जबकि डिस्क्रीट में कर रही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे कह दिया जाए कि आप प्रोबेबिलिटी निकालो बिटवीन a टू b, सो इसमें इक्वालिटी साइन ये इंडिकेट कर रहे हैं कि a और b शामिल है। ये इक्वल है, अगर मैं a के साथ इक्वल नहीं डालता b के साथ इक्वल डाल देता हूँ। ये इक्वल है कि अगर मैं b के साथ इक्वालिटी नहीं डालता बट a के साथ इक्वालिटी डाल दूं, या दोनों के साथ इक्वालिटी में डालूं। सो ये चारों की चारों चीजें इन अ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल ट्रू है। सो बेसिकली हम एक ही चीज कैलकुलेट कर रहे होंगे, चाहे वो हमें इनमें से जो मर्जी चीज को कह दे। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि मुझे कहा कि प्रोबेबिलिटी निकालो 2 से लेके 3 के दरमियान। सो इसको मैं चाहे यूं लिख लूं, चाहे मैं यूं लिख आपको ये कह दिया जाए, चाहे आपको जो है वो ये कह दिया जाए कि 2 इक्वल है बट 3 इक्वल नहीं है। ओके, चाहे आपको ये कह दिया जाए 2 से ग्रेटर और 3 से लेस। सो कॉन्टिन्यूस में इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्टिन्यूस में ये एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। जबकि डिस्क्रीट में हमने देखा था डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि जब इक्वालिटी आएगा तो दैट मीन वो नंबर शामिल होगा, जबकि अगर इक्वालिटी नहीं है तो वो नंबर शामिल नहीं है। जबकि कॉन्टिन्यूस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। सो आई होप यू अंडरस्टैंड के इक्वालिटी का जो है वो कॉन्टिन्यूस में कोई इफेक्ट नहीं होता, जबकि डिस्क्रीट में हमारे पास उसका इफेक्ट होता है। ओके, अब हम आ जाते हैं कि रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, एज यू नो दैट कि हमने जब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को डिस्कस किया था, और क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, दैट इज दिस वन, कि f of x इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू x। कि फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्रिएट करता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू जो है वो है जी लेट्स से 0 1। ओके, जस्ट मैं पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लेता हूँ 1/2 1/2। सो जब हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाते हैं तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी तो एज इट इज आ जाती है, उसके बाद हम क्या कर देते हैं कि इस प्रीवियस प्रोबेबिलिटी के अंदर नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी को ऐड करके लिख लेते हैं विच इज इक्वल टू 1। ओके, सिमिलरली इसी तरीके से इसके अंदर इसको ऐड करके लिखेंगे अगर हमारे पास और भी होता है। सो दैट मीन अप टू दैट पर्टिकुलर नंबर तक आपने प्रीवियस वैल्यूज को जमा कर देना है। ओके, like जैसे let's say I have taken an example of 0 1 2 3, और let me take the example कि इसकी property है 1/8, इसकी है 3/8, इसकी 3/8 है,
इसकी 1 बाइट है, जस्ट एग्जांपल के तौर पे। और हमारे पास प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या बन जाएगा, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी एज इट इज आ जाएगी, देन इसमें इसको हम ऐड कर देंगे। सो हम क्या कर रहे हैं, दैट इज वी आर अप्लाइंग दिस पर्टिकुलर फार्मूला कि हम प्रीवियस उस पर्टिकुलर नंबर तक मीन 1 तक इनको जमा कर देंगे। सो मीन 1/8 प्लस 3/8 इज इक्वल टू 4/8। अब अगर 2 तक निकालना है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, सो 3/8 प्लस 3/8 प्लस 1/8 दैट इज इक्वल टू 7/8। और अगर अप टू 3 तक निकालना तो दैट मीन सबको जमा कर देंगे। सो वी नो दैट सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। Similarly, this is how we are finding the distribution function or the cumulative distribution function in a discrete random variable or for a discrete probability distribution. और अगर हमें continuous में निकालना है तो हम simply integrate कर देंगे function को। Okay, like for example, अगर मेरे पास है f of t dt, तो मैं क्या करूँगा, उसको उसकी लोअर रेंज से लेके एक पर्टिकुलर नंबर विच इज अगेन x तक उसको इंटीग्रेट कर दूंगा, तो वो मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आ जाएगा। इसको भी हम एग्जाम्पल के तौर पे करते भी हैं, तो वहां से आपको मजीद क्लैरिटी आ जाएगी। ओके, फर्दर जो है वो हमने जब डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे तो उस वक्त हमने कहा था कि जो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। नंबर 1 कि ये नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, जैसे हमने देखा भी ये आपके पास एवरी स्टेप के अकॉर्डिंगली इंक्रीज होता चला जाता है, राइट। और जैसे कि हमें पता है कि अगर a b से कम है तो आप ऑब्वियसली आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का आंसर फ्रॉम द स्मॉलर वैल्यू लेस होगा कंपेयर टू द लार्जर वैल्यू। एंड लास्टली हमने कहा था कि जैसे आपकी x जब टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है सो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी, 1, बिकॉज वी नो दैट द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। सो एट द हायर लेवल उसकी वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मेरा फंक्शन a to b के दरमियान है, सो जैसे ही हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन 1 पे b पे पहुंचेगा तो ये एग्जैक्टली सेम तरीके से बिहेव कर रहा होगा, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 आ जाएगी। इसी तरीके से आपके पास अगर इससे लेस आ जाए तो ये हमारे पास क्या होगा कि नेगेटिव साइड पे तो वो 0 के अकॉर्डिंगली होगा। सो विच मीन्स कि अगर हमें जो है वो प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ x is between a to b, तो हम डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकते हैं, मीन हम a to b करके इन अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन हम उसको इंटीग्रेट करके भी निकाल सकते हैं, या दूसरा तरीकेकार क्या हो सकता है कि मैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को ले लूं। मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन उनसे मुराद क्या है कि बेसिकली ये आपके पास इक्वल है किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू b माइनस probability of x is less than a, right? So that is this one. Okay, so या अदर सेंस में अगर मैं लेट्स से ग्राफ बना दूं, सपोज मेरे पास ग्राफ ये है, दिस इज a, दिस इज b। सो राइट नाउ हम क्या कह रहे हैं कि b से लेस, सो विच मीन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग कि हमने सारे के सारे की प्रोबेबिलिटी निकाली लेस देन। इसी तरीके से माइनस a, सो a से लेस देन। So, अगर हम B लार्जर एरिया में से ये स्मॉलर एरिया निकालेंगे तो ऑब्वियसली ये सेंटर एरिया आ जाएगा। एंड वी नो दैट फ्रॉम द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दैट इज दिस वन, कि अगर हम क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालें अप टू दिस तक, सो दैट इज इक्वल टू f ऑफ b के बराबर कहलाएगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ओके, माइनस और ये क्या है, दैट इज इक्वल टू f ऑफ a। ओके, सो जब f ऑफ a के बराबर हो जाएगा दैट मीन हम f ऑफ b में से f ऑफ a निकाल दें तो वो हमारे पास बिटवीन की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। सो आइदर यू कैन डायरेक्टली कंप्यूट आउट दिस प्रोबेबिलिटी या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इसको हम विद एग्जांपल करेंगे तो वहां से मजीद क्लियर हो जाएगा। सो आई होप यू हैव क्लियर कि आपके पास कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या होता है, कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैसे क्रिएट किया जाता है। सो अभी हम उसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं जहां से हमें मजीद क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ पे एग्जांपल हम ले रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रिक करंट के पर्सपेक्टिव से एग्जांपल है। वो कह रहे हैं कि x एक कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है जो कि आप डिनोट कर रहे हैं करंट मेजर्ड इन द थिन कॉपर वायर। ठीक है, सो करंट जो हमारे पास एक कॉपर वायर के अंदर मूव कर रहा है उसकी मेजरमेंट को हम यूज कर रहे हैं और ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है बिटवीन दिस पर्टिकुलर रेंज। जैसे हमने कहा था कि जब भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा तो हमारे पास एक रेंज जरूर होगी और फंक्शन वो क्या है, दैट इज f ऑफ x इज इक्वल टू 5। सो 5 जो है वो हमारा फंक्शन है, वो कहते हैं कि ये 5 ही रहेगा बिटवीन, अगर आपके पास
जो करंट है वो इस रेंज के अंदर रह रहा है. सो विच मीन ये हम जो अगर टेक्निकली मैं इसको नाम देना चाहूँ, सो दिस इज कॉल्ड एज अ यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म से क्या मुराद है कि आपका फंक्शन एक ही तरीके से बिहेव कर रहा है विद इन दैट रेंज. दैट इज 4.9 से लेके 5.1 तक फंक्शन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन को इंडिकेट कर रहा है. सो अगर मैं यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ कर दूं, यहाँ पे भी, सो दैट मीन एवरी इवेंट इनके दरमियान जहां पे भी हम है, हर एक के आने के चांसेस सेम है. ओके, दैट इज दिस इज द फंक्शन. अब मुझे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द करंट मेजरमेंट इज लेस देन 5. सो मुझे 5 यहाँ पे कहीं पे है, सो विच मीन मुझे ये वाला एरिया निकालना है. एंड वी नो दैट द स्मॉलर वैल्यू इज 4.9. मीन जब फंक्शन स्टार्ट हो रहा है वो 4.9 से स्टार्ट हो रहा है. सो अब हम क्या करें, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ से लेके 4.9 से लेके 5 तक. किसको? एफ ऑफ एक्स को. और एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है? 5 के इंटू डी एक्स. सो मैं अगर इसको इंटीग्रेट करूंगा, 5 कांस्टेंट है, सो आपके पास 1 की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी? x 4.9 टू 5, देन 5 इंटू 5 माइनस 4.9 वी विल गेट 0.1, और 0.1 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 50% चांसेस हैं कि आपके पास जो है वो जो करंट मेजरमेंट इज लेस देन 5 की चांसेस 50% चांसेस है. सिमिलरली अगर मुझे बिटवीन निकालना है, सो बिटवीन निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने को पहले बताया था कि हम सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे. सबसे पहले तो आप ये देखो कि क्या ये रेंज इस डिफाइंड रेंज के अंदर है, मीन जो जिस रेंज के अंदर फंक्शन कॉन्टिन्यूस था. सो यस, सो विद इन दैट रेंज है. तो हम क्या कर देंगे, हम सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे 4.95 टू 5.1. ओके, 5.1 एफ ऑफ एक्स के दैट इज 5 इंटू डी एक्स. सो विच मीन हमारे पास ये आ जाएगा 5x that is 4.95 up to 5.1. then हमारे पास आ जाएगा जी 5 is equal to 5.1 minus 4.95. so आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दें and this is equal to 4.95. इसको सब्ट्रैक्ट करके 5 से मल्टीप्लाई कर दो, so you will get is equal to 0.75 हमारे पास आ जाएगा. ओके, सो दूसरा तरीकेकार क्या है, जैसे मैंने प्रीवियस बताया कि वी कैन यूज द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. ओके, सो सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हम इस्तेमाल कर सकते हैं. सो ये जो चीज है, इसको अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की सेंस में लिखना है तो ये क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4.95 x इज लेस देन 5.1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा जी f ऑफ 5.1 माइनस f ऑफ 4.95. सो इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 5.1 माइनस, इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 4.95. राइट. सो ये हमने कैलकुलेट करना है. तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं. तो मुझे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन सबसे पहले इसका बनाना पड़ेगा. सो वो हम कैसे बना सकते हैं, हम कर सकते हैं सिंपली कैपिटल F ऑफ x वुड बी इक्वल टू लोअर लिमिट के जी 4.9 टू x जो एक नंबर है, ठीक है, इसको x कह ले या u कह ले, व्हाटएवर जो भी कर सकते हैं आप, एक पर्टिकुलर वेरिएबल की सेंस में हम रख लेते हैं. और f ऑफ x के 5 है इंटू डी एक्स. जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 इंटू एक्स 4.9 टू x. सो जब हम x में पुट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5x माइनस 4.9 पुट कर देंगे तो 4.9. सो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या बन गया, दैट इज दिस वन. सो ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन किस रेंज के अंदर है, 4.9 से लेके अप टू 5.1 से लेस तक जो है वो ये मेरा distribution function. So this is my distribution function. Now I can use this one in order to compute this probability. So वो हम कैसे कर सकते हैं, so इस function के अंदर आप 5.1 put कर दोगे, so 5 into 5.1 minus minus हमारे पास क्या आ जाएगा जी, let me write over here. So this would be equal to 5 into that is equal to 5.1. ओके, माइनस 4.9. ओके, सो ये मेरे पास आ जाएगी इसके अकॉर्डिंगली 5.1 के अकॉर्डिंगली माइनस. सिमिलरली अब हमने 4.95 के अगेंस्ट लिखना है, सो 5 into 4.95 minus 4.9. So after solving this you will get the same answer which is 0.75.
सो आई होप कि आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के अकॉर्डिंगली भी क्लियर हो गया कि हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. तो इसमें हमारे पास क्या है, हम ले रहे हैं जी डायमीटर ऑफ अ होल ड्रिल इन अ शीट मेटल कंपोनेंट. ओके, सो डायमीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ले रहे हैं और हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, जो कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, जिसको हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन भी कह सकते हैं, दैट इज दिस वन. और ये वो कह रहा है कि ये डेंसिटी फंक्शन है फॉर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12.5. सो अगर हम इसका फंक्शन को ड्रॉ करें, सो विच इज लुक लाइक एक्सपोनेंशियल कर्व. ओके, सो अगर हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा. अब मुझे जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फिलहाल ग्राफ इज नॉट इम्पोर्टेंट, मुझे बेसिकली जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट इज ग्रेटर देन 12.60. सो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि क्या ये इसकी रेंज के अंदर है, क्योंकि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है फ्रॉम 12.5 टू ऑनवर्ड. ओके, सो ग्रेटर देन अगर है तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. So greater than निकालना, yes that is lying within this range, so that means probability. अगर for example वो कहता है जी x probability निकालो x is less than 11.5, क्योंकि वो इस रेंज में नहीं होता तो हम सिंपल लिख देते कि probability of x is less than, अगर आपको 11 कह देता तो हम सिंपल लिख देते आंसर 0, because this function is not continuous for less than 12.5. ओके, सो हमें उसके अगेंस्ट फंक्शन का बिहेवियर नहीं पता, तो दैट आंसर वुड बी 0. बट क्योंकि हमें वो कह रहे हैं ग्रेटर देन 12.60 व्हिच इज लाइंग विद इन दिस रेंज, तो हम क्या करेंगे, सिंपली ग्रेटर देन 12.5 अप टू कहां तक, इंफिनिटी तक. तो हम क्या करेंगे 12.6 पावर इंफिनिटी f of x into dx, और f of x हमारे पास क्या, दैट इज दिस वन व्हिच इज 20 e power minus 20 x minus 12.5 into dx. So, अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है. एज यू नो दैट कि इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x इंटू dx क्या होता है, e पावर x ही होता है. क्यों, क्योंकि जो e की पावर का डेरिवेटिव होता है 1 वो आगे पड़ा हुआ है. सो अब यहाँ पे हमें इसका डेरिवेटिव देखना है कि क्या इसका डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में पड़ा हुआ है. सो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, -20. ओके, अबव का. आई होप कि आपको इस का पता है कि इसका डेरिवेटिव -20 किस तरीके से आएगा. सो क्विकली अगर हम विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो वो ऑब्वियसली क्या आएगा, कांस्टेंट -20, और ये कांस्टेंट इधर कोई x नहीं है तो ये 0 आ जाएगा. सो आंसर इज -20. सो हमें बेसिकली क्या करना है, इस यहाँ पे -20 लेके आना है. सो -20 लाने के लिए हम माइनस से बाहर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और अंदर भी -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला माइनस एज इट इज आ जाएगा, और e पावर जो कुछ भी है वो एज इट इज उसका डेरिवेटिव आ जाएगा. सो माइनस ई पर -20x minus 12.5, और अब हमने इसके अंदर लिमिट्स पुट कर देनी है. दिस इज लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट. ओके, सो जब हम लिमिट्स पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ई पर -20, x की जगह पे क्या आ जाएगा, इन्फिनिट -12.5, राइट. सिमिलरली हमारे पास क्या आ जाएगा जी, माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस. तो ये आ जाएगा ई पर -20 12.6 माइनस 12.5, राइट. सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, e पार माइनस इन्फिनिटी, तो ये नेगेटिव में चला जाएगा. सो 1/infinity हो जाएगा. सो 1/infinity मीन पॉजिटिव में लेके जाने की बेसिस के ऊपर. ओके, पॉजिटिव करने. सो ये हमारे पास 0 हो जाएगा बेसिकली. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे सो वी विल गेट द आंसर. एज यू नो दैट कि e क्या है 2.723 के इक्विवेलेंट होता है. सो उससे हम सॉल्व इसको कर सकते हैं. सिमिलरली मुझे कहा गया कि जी हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ द पैरामीटर लाई बिटवीन दिस रेंज, ओके, मिलीमीटर्स. सो बिटवीन दिस मिलीमीटर अगर हमने निकाला तो सिंपली 12.5 से 12.6 हम फंक्शन को इंटीग्रेट करके उसको कर सकते हैं. एंड यू नो हाउ टू इंटीग्रेट दिस वन. ओके, सो इसका आंसर क्या आ रहा है, दैट इज बेसिकली हम कह रहे हैं 13.5% चांसेस हैं कि जो डायमीटर है वो दैट वुड बी ग्रेटर देन 12.6 मिलीमीटर होगा. ओके, सो अगर वो कह रहे हैं कि इफ अ पार्ट विद अ डायमीटर ग्रेटर देन इज स्क्रैप, सो यू कैन से दैट के 13.5% चांसेस हैं कि हमारा जो पार्ट है वो स्क्रैप हो जाएगा. ओके, okay, now we are moving towards a specific type of continuous probability distribution जिसको हम normal probability distribution भी कहते हैं.
सो कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, सबसे पहले इसका जो फंक्शन होता है दैट इज इक्वल टू, काफी कॉम्प्लिकेटेड सा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर सिग्मा स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई e पावर माइनस 1 ओवर 2 x माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल का स्क्वायर, वेयर जो x जो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल उसकी रेंज क्या होती है फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। जैसे हमने डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा था कि जब हम स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो उनके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जो पैरामीटर्स होते हैं वो दो होते हैं, वन इज म्यू एंड अदर इज सिग्मा, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। रिमेंबर दैट मीन जो है वो आपका लोकेशनल पैरामीटर है, जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन आपका डिस्ट्रीब्यूशन की शेप को इंडिकेट कर रहा होता है, या उसको हम जब वो समटाइम लोग स्केल पैरामीटर भी कह देते हैं, मीन उसकी विड्थ वो इंडिकेट कर रहा होता है। अब ये लोकेशन और शेप से क्या मराद है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज जस्ट लाइक अ बेल कर्व। रिमेंबर हमने हिस्टोग्राम बनाया था और हिस्टोग्राम में हमने कहा था कि आपके पास शेप सिमेट्रिकल कर्व हो सकती है, स्क्यूड हो सकती है। सो वो जो सिमेट्रिकल कर्व एग्जैक्टली जो है दैट इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो। ओके, सो उसके डिफरेंट तरह के टेस्ट भी हैं। सो हमने डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के अंदर कहा था कि जब आप हिस्टोग्राम बनाते हो अगर वो एग्जैक्टली बेल कर्व की तरह तो उसको हम सिमेट्रिकल कहते हैं। सो अदर नेम उसका क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द डाटा चेक करने का एक तरीकेकार ये है कि आप उस डाटा से हिस्टोग्राम बनाए और अगर उसकी जो शेप है वो लुक लाइक अ सिमेट्रिकल कर्व है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो डाटा है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। बट दैट इज अ डिस्क्रिप्टिव अप्रोच। एक है इन्फ्रेंशियल अप्रोच जो कि हम आगे जाके भी डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए हम फिर डिफरेंट तरह के टेस्ट अप्लाई कर रहे होते हैं कि क्या वाकई ही ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है या नहीं। फिलहाल जो हमने हिस्टोग्राम पढ़ा था, हमने हिस्टोग्राम डाटा का ड्रॉ किया, अगर उसकी शक्ल ऐसी है तो हम कह देते हैं कि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। और अगर वो नॉर्मल है तो उसकी हम अजम्पशंस रख लेते हैं कि इसकी जो एक्स की रेंज होती है वो माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी होती है, और जो इसकी सेटेड वैल्यू है दैट इज इक्वल टू म्यू, जिसको हम कहते हैं लोकेशनल पैरामीटर या एवरेज पॉइंट ऑफ द डाटा। जबकि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो इस एवरेज पॉइंट से रेस्ट ऑफ द डाटा के दरमियान वेरिएशन को इंडिकेट कर रहा होता है। सो ये सिग्मा जो है वो प्लस माइनस करके इसकी वेरिएशन को इंडिकेट कर रहा होता है। ओके, आई होप कि आप लोगों को एम्पिरिकल रूल भी याद होगा। सो एम्पिरिकल रूल क्या था, म्यू प्लस माइनस 1 सिग्मा, म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा, म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा। एंड एम्पिरिकल रूल जब हम अप्लाई करते थे इन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स तो हम कहते थे कि आपके पास अगर मीन प्लस माइनस 1 सिग्मा है और अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, सो इन अदर सेंस अगर वो नॉर्मल है तो इस रेंज के अंदर कितना डाटा लाई करेगा, 68.45% वैल्यूज लाई करेगी, और इसमें 95% वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 95.37 अप्रोक्सीमेटली लाई करी थी। इस तरीके से 99.73% वैल्यूज अप्रोक्सीमेटली इस रेंज के अंदर लाई कर रही होती है अगर डाटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है अकॉर्डिंग टू द एम्पिरिकल रूल। ओके, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज हमने डिस्कस की थी कि जब भी हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं या शेप की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास क्या है कि जैसे हमने पहले कहा कि दिस इज अ लोकेशनल पैरामीटर, दिस इज अ शेप पैरामीटर कि आपके डिस्ट्रीब्यूशन की शेप क्या होगी, क्योंकि जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ये इंक्रीज करेगा आपकी ये जो कर्व है वो उतनी एवरेज वैल्यू से अवे होती चली जाएगी और फ्लैटर होती चली जाएगी। मीन स्टैंडर्ड डेविएशन के इंक्रीज होने से आपकी कर्व उतनी ही फ्लैटर होती चली जाएगी। ओके, लाइक सेंटर में तो रहेगी, मीन सेंटर रहेगी, नॉर्मल रहेगी, बट फ्लैटर होती चलेगी। बट जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड डेविएशन डिक्रीज करेगा ये कर्व उतनी सेंटर वैल्यू का करीब आनी शुरू हो जाएगी, मीन एवरेज के करीब आती चली जाएगी। ओके, सो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो बेसिकली विड्थ ऑफ द कर्व को इंडिकेट करता है। सो जैसे जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन बढ़ेगा आपकी विड्थ बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन कम होता चला जाएगा आपकी विड्थ कम होती चली जाएगी, एंड दैट इज मूविंग टुवर्ड्स द सेंटर्ड पॉइंट और द एवरेज वैल्यू के करीब आती चली जाएगी। ओके, अब होता क्या है कि जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो कि कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, जब हम इसको डील कर रहे होते हैं, जैसे कि हमने देखा कि इसका जो फंक्शन है वो काफी कॉम्प्लेक्स है, विच इज 1 ओवर सिग्मा स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई e पावर माइनस 1 ओवर 2 x माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर बिटवीन
minus infinity to positive infinity, which is the range of x. So instead of using this function, हम क्या कर देते हैं, हम इसको स्टैंडर्डाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसको कहा जाता है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. अब स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि जो x है वो आपका नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है, तो हम इस x नॉर्मल रैंडम वेरिएबल को स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं. और इसको कन्वर्ट करने का तरीकेकार क्या है, रिमेंबर z स्कोर. सो हम z स्कोर यूज करते थे x माइनस मीन divided by standard deviation. So z score basically is a standard normal random variable, जिसे हम अपने इस x random number से z के अंदर convert कर लेते हैं. So obviously जब आपने x random variable को z में convert कर लिया using this formula, तो अब आप अपने इस normal distribution के function को जो है वो convert कर सकते हो into the function of standard normal distribution, which is phi of z is equal to 1 over. ओके, अब एक और चीज जो याद रखिएगा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन जो मर्जी हो, स्टैंडर्ड डेविएशन जो मर्जी हो, जब हम इसको स्टैंडर्डाइज फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे मीन हमेशा 0 के बराबर होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा 1 के बराबर होगा. सो विच मीन जब हम फंक्शन लिख रहे होंगे तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई e पावर माइनस 1 ओवर 2 z होल का स्क्वायर. सो दैट इज बेसिकली द continuous function बन जाएगा हमारे standard normal distribution का. So instead of using the direct normal distribution function, हम standard normal distribution function को इस्तेमाल करते हुए हम probability calculate कर रहे होंगे. जैसे हमने कहा कि ये continuous है between minus infinity to positive infinity. So अगर मुझे कह दिया जाए probability निकालो between 100 to 200, so I can, instead of using this, first I will convert this x into z और then फिर हम इस function को इस्तेमाल करते हुए probability निकालेंगे. और वो हमें इंटीग्रेशन वगैरह करने की खुद से भी जरूरत नहीं है. उसके लिए हमारे पास जो है वो एक टेबल गिवन है जिसको हम कहते हैं एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व टेबल. Z के मल्टीपल टेबल है, क्यूमुलेटिव टेबल भी होता है, बट राइट नो जो टेबल हम इस्तेमाल कर रहे होंगे वो है एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व टेबल इन ऑर्डर टू फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ अ पर्टिकुलर रैंडम वेरिएबल. सो लेट्स टेक द एग्जांपल्स. सो हम एग्जांपल के जरिए इसको सॉल्व करते हैं. सो देन फिर मैं आपको वो टेबल भी शो करता हूँ, वहां से मैं मजीद क्लियर हो जाएगा कि हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया. ओके, सो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि सबसे पहले जो एग्जांपल हमें गिवन है दैट इज वो कह रहे हैं कि प्रोडक्शन सुपरवाइजर फाइंड दैट एम्प्लॉयज ऑन द एवरेज कंप्लीट अ सर्टेन टास्क. सो मेरे पास जो सबसे पहला नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर है विच इज म्यू, वो उसने बताया हुआ विच इज एवरेज, दैट इज कि वो एक टास्क को कंप्लीट कर लेता है इन 10 मिनट्स. ओके, so that is a one parameter. And the second parameter of the normal distribution is the standard deviation, जो कि उसने हमें बताया हुआ है कि approximately normally distributed with the standard deviation 3 मिनट के वेरिएशन जो आ रही है उनके टाइम के अंदर वो 3 मिनट की है. ठीक है जी. अब हमने करना क्या है कि हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर, ए पार्ट के अंदर प्रोबेबिलिटी निकालनी है द प्रोपोर्शन ऑफ एम्प्लॉय कंप्लीटिंग द टास्क इन लेस देन 4 मिनट्स. सो मीन हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है लेस देन 4, राइट? क्योंकि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली हम अज्यूम करें कि x नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. सो विच मीन हमने क्या करना है, हम ग्राफ बना लेते हैं विच इज लुक लाइक अ सिमेट्रिकल कर्व और अ नॉर्मल कर्व वेयर म्यू इज इक्वल टू 10. ओके, और हमें लेस देन 4 निकालना है. सो वो जारी में 10 से लेस है. सो यहाँ पे कहीं पे 3 अगर है, सॉरी 4 अगर है. ओके, सो विच मीन हमें ये वाली प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है. ओके, सो अब हम करेंगे क्या, क्योंकि ये x की वैल्यू है तो हमें सबसे पहले कन्वर्ट करना है x को इनटू अ स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल. और हमने पढ़ा है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होता है, तो यहाँ पे मीन जो मर्जी हो, यहाँ पे जो z की वैल्यू होगी वो हमेशा 0 होगी. मीन स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल का जो मीन होता है वो हमेशा 0 के बराबर होगा. अब हमें 4 के अगेंस्ट वैल्यू को निकालना है. वो हम कैसे निकालेंगे, हम यूज करेंगे z इज इक्वल टू x minus mu over sigma which is a z score. Okay, so x की वैल्यू क्या जी 4, mu कितने है 10 और sigma हमारे पास क्या है 3. So we will get the answer of -2 क्योंकि -6 divided by 3 आ जाएगा. So हम इसको ये भी कह सकते हैं कि 4 जो है वो 2 standard deviation अवे लाई कर रहा है फ्रॉम द मीन वैल्यू. सो इस z की अगर हम इंटरप्रिटेशन करें, सो ऑब्वियसली नेगेटिव इंडिकेट करेगा कि ये लेफ्ट साइड पे लाई कर रहा है. ओके,
आई होप आप लोगों को जी स्कोर की इंटरप्रिटेशन याद होगी। ओके, सो यहाँ पे जी की वैल्यू आ गई। अब बहरहाल हम इस जी को फ्रैक्शन के अंदर लिख लेंगे अप टू 2 डिजिट तक, दैट इज 0 0। अब हमने क्या करना है, दिस इज बेसिकली अ स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। सो हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को इस्तेमाल करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी। ओके, एक और चीज याद रखिएगा, क्योंकि हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है लेस देन 4, और जो टेबल हम यूज करें, जैसे मैंने को पहले बताया, टेबल हम यूज करें एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व टेबल। जो एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व टेबल है वो आपको हमेशा प्रोबेबिलिटी बताएगा फ्रॉम द सेंटर पॉइंट टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट जिसके अगेंस्ट आपने जी की वैल्यू निकाली है। सो इट मीन एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व टेबल हमें ये वाली जो है वो प्रोबेबिलिटी बता रहा होगा। एंड यहां से हमें क्या है पता है कि एज वी नो दैट द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सो अगर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो जहां पे म्यू यहाँ पे है और इसकी रेंज माइनस पॉजिटिव इन्फिनिटी है, सो इट मीन कि हमारे पास जो इस रेंज के दरमियान जो एरिया है वो टोटल 1 के बराबर है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। सो सिमेट्रिकल का क्या मतलब है, जितना एरिया लेफ्ट पे उतना ही राइट पे है। तो अगर मुझे 1 को इक्वली डिवाइड करना, सो दैट मीन दिस लेफ्ट साइड, entire left side is equal to 0.5, this entire right side is equal to 0.5। okay, so which means कि हमारे पास क्या है कि अगर मुझे ये वाला एरिया निकालना है, तो मुझे ये पता है कि ये इंटायर एरिया किसके बराबर है, दिस इंटायर साइड इज इक्वल टू 0.5। सो अगर मैं 0.5 में से इस एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, जो कि मुझे टेबल से पता चल जाएगी, तो मेरे पास ये वाला एरिया आ जाएगा। अब वो टेबल वाली वैल्यू हम कैसे देखेंगे, दैट इज विद द हेल्प ऑफ दिस जी वैल्यू। ओके, सो उसको देखने का तरीकाकार क्या है, उसको देखने का तरीकाकार है जी, आप क्या करोगे, हम देखेंगे एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व टेबल, दिस इज जी। ओके, हमारे पास आंसर क्या आया था, -2.00। सो आपने नेगेटिव साइड को इग्नोर कर देना, आपने सिंपल जाना है 2.0 को आपने यहाँ पे 0 में देख लेना। ओके, सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0.4772। ओके, सो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, मेरे पास आंसर आ गया जी, दैट इज बिटवीन 4 टू 10 के दरमियानी एरिया आ गया 0.4772, राइट। और मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है x इज लेस देन 4। इसका क्या मतलब है, मुझे अगर जब मैं x को z में कन्वर्ट किया, मुझे निकालनी है x z इज लेस देन -2.00। So we know that the area under the one side of the normal curve is equal to 0.5, जो कि मेरे पास 10 से लेस का एरिया है। सो इसमें से अब मैं 4 से बिटवीन 10 का दरमियानी एरिया, जो कि अभी हमने टेबल से देखा, वो है 0.4772। 0.5 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, जो भी आंसर आएगा दैट इज आर आंसर। और हम कह सकते हैं कि इतने परसेंट चांसेस हैं कि हमारा जो इम्प्लॉय है वो विद इन लेस देन, यानी कि इतने प्रपोर्शन ऑफ एम्प्लॉयज जो है वो लेस देन 4 मिनट के अंदर टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। सो दैट वुड बी द इंटरप्रिटेशन ऑफ द आंसर। ओके, सो अब हम आ जाते हैं हमारे बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में वो कह रहे हैं द प्रपोर्शन ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायरिंग मोर देन 5 मिनट्स टू कंप्लीट द टास्क। सो अब हमने बी पार्ट में क्या निकालना है जी, प्रोबेबिलिटी निकालनी है x इज ग्रेटर देन 5 के अकॉर्डिंगली। सो ग्रेटर देन 5 का क्या मतलब हो गया कि हमारे पास जो है वो नॉर्मल कर्व ये बन जाएगी। ओके, मीन मेरे पास क्या है 10 और x है 5। सो मोर देन 5 का मतलब है मुझे ये सारी की सारी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो अगेन मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस 5 के अगेंस्ट z की वैल्यू को निकालूंगा। सो ये तो मीन था हमारे पास 10, राइट। इसके अगेंस्ट z की वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल टू 0। सो मुझे 5 के अगेंस्ट निकालना है। सो z मेरे पास क्या आ जाएगा जी, x मेरे पास है 5 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 3। So we will get -5/3, that mean -1.67। So अब आपने क्या करना है, 1.6 को 7 में देखना है, और आपने सिंपली करना क्या है, क्योंकि हमने 5 से ग्रेटर निकालना है। सो दैट मीन हमें इस एरिया का तो ऑलरेडी पता है कि ये सारे का एरिया 0.5 के बराबर है, प्लस हम कर देंगे जो एरिया ये वाला है, सो वो हमें टेबल से पता चल जाएगा। सो दैट टेबल वैल्यू इज इक्वल टू which is -1.67। so again नेगेटिव को इग्नोर कर दें, 1.6 और यहाँ पे ऊपर क्या है जी 7 हमने इधर देखना है। so that is equal to 1.6
which is equal to 7, which is 0.4525. okay, 0.4525. so मेरे पास आंसर आ गया जी 0.5 प्लस आपके पास आ जाएगा 0.5 प्लस 0.4552. सो इनको जमा करेंगे तो क्या आ जाएगा जी 0.49552. सो दैट मीन 95.52% चांसेस हैं कि जो एम्प्लॉयज है वो 5 मिनट या 5 मिनट से ज्यादा के अंदर जो है वो इस टास्क को कंप्लीट कर लेंगे. क्लियर? सो सी पार्ट में वो कह रहे थे प्रॉपर्टी दैट द एम्प्लॉय who has just been assigned a task will complete it within 3 minutes. So that mean इसमें हमने क्या करना है x is less than 3 करना है. So ये खुद से ट्राई कीजिएगा. So अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे. Okay. Now let's see the second question of the normal distribution. So इस normal distribution के accordingly वो हमें क्या कह रहे हैं इस question में, वो कह रहे हैं let y is equal to f of x plus 10, okay, and x be a normal random variable with mean 10 and variance 25. Okay, और हमें जो है वो instead of वो x के point of view से probability निकालने को पूछ रहा हो, वो हमें y के point of view से probability निकालने को पूछ रहा है. ओके, सो हमें जो ये पैरामीटर्स दिए हुए हैं वो x वेरिएबल के पॉइंट ऑफ व्यू से दिए हुए हैं. सो मीन ऑफ x जो हमें गिवन है विच इज 10 और वेरिएंस हमें गिवन है इंस्टेड ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. सो वेरिएंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा x सिग्मा स्क्वायर से, क्योंकि मैं x से कर रहा हूँ इसलिए सिग्मा x स्क्वायर इज इक्वल टू 25. और सिग्मा हमें पता मीन स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैसे निकाल सकते हैं सिंपली बाय टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस विच इज इक्वल टू 5 हमारे पास आ जाएगा. ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे उसने रिलेशनशिप बताया हुआ y के साथ x का, तो मुझे क्योंकि प्रॉपर्टी y के लिए निकालनी है तो मुझे सबसे पहले मीन ऑफ y और वेरिएंस ऑफ y निकालना पड़ेगा. सो मीन ऑफ y हमारे पास है जी 5x इंटू 10 yx प्लस 10. सो मीन ऑफ y का मतलब क्या होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y. और हमने मीन की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि अगर कोई फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा कांस्टेंट वो एज इट इज आ जाएगा, देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस अगर कोई चीज प्लस हो रही है या माइनस हो रही है तो वो एज इट इज आ जाएगी. तो मीन ऑफ y क्या आ जाएगा 5 इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x हमारे पास क्या जी 10, दैट इज मीन प्लस 10. तो मेरे पास मीन ऑफ y आ गया जी 60. अब मुझे निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन. तो सबसे पहले डायरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के बजाय मैं वेरिएंस की हेल्प ले रहा हूँ. सो वेरिएंस ऑफ y जो है वो हम निकाल लेते हैं सबसे पहले. और वेरिएंस ऑफ y निकालने के लिए क्या करोगे, जैसे हमें पता है कि वेरिएंस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो हम उसका स्क्वायर कर लेते हैं विच इज 25 एंड देन वेरिएंस ऑफ x. सो वेरिएंस ऑफ x क्या था 25, चाहे कोई साथ कांस्टेंट प्लस हो रहा चाहे माइनस वो 0 हो जाएगा. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 625 आई थिंक सो. ओके, और जब हम इसका अगेन स्टैंडर्ड डेविएशन लेंगे मीन स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 25 ही आ जाएगा. सो अब मुझे क्योंकि y के लिहाज से प्रोबेबिलिटीज निकालनी है तो मुझे मीन पता है, मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन पता है. नाउ आई कैन कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी. ओके, सो ए पार्ट में मेरा मीन क्या आ गया जी 60 और मुझे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है बिटवीन 52 टू 67 और ये वाली मुझे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है. सो अगर मुझे ये वाली प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो दैट मीन मुझे सबसे पहले z निकालना पड़ेगा. इसके अगेंस्ट z की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, इसके अगेंस्ट और इसके अगेंस्ट मुझे z1 और z2 निकालना पड़ेगा. सो मैं क्या करूंगा z1 अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ 52, तो वो क्या आ जाएगा x1 माइनस म्यू ओवर सिग्मा. z1 इज इक्वल टू x1 है जी 52 माइनस मीन है y का 60 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 25. सो दिस इज इक्वल टू माइनस 8 बाय 25. ओके, सो इसको हम करेंगे तो यहाँ पे z की वैल्यू आ जाएगी. इसी तरीके से z2 आप निकालोगे which is 67 minus 60 divided by 25. This is equal to positive 7 by 25. So यहाँ से z2 की वैल्यू आ जाएगी. So आपने क्या करना है अगेन टेबल्स के अंदर उनकी वैल्यूज को देखना है. ओके, इग्नोरिंग द नेगेटिव साइन. सो ये वाली जो प्रॉपर्टी टेबल की आई होगी, सिमिलरली ये वाला जो टेबल आया वैल्यूज आई होगी, इन दोनों को जमा कर दोगे तो वो हमारे पास दरमियानी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी बिटवीन 52 और 67. Okay, ji. Similarly, we need to calculate 54. I hope you understand.
सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. हम इन प्रॉब्लम्स को, इनके सोल्यूशन को कंटिन्यू रखेंगे. सो थैंक यू सो मच.